शिवसेना के सांसद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि संजय राउत के खिलाफ जो बीजेपी की भाजपा नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है मंडावली थाने में, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की शब्दावली कुछ ऐसी है और उनका कहने का मतलब केवल इतना था कि उन्होंने उसके बारे में जो शब्द बोला वो बेवकूफ कह रहे थे, जिसको भाजपा नेता महिला जो कह रही हैं वो कह रही हैं कि अभद्र गाली है, ये गाली नहीं है। ये सफाई दी, लेकिन आपको बताएं ये सफाई से काम चलने वाला दिखता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता वो जो दीप्ति रावत भारद्वाज हैं, उन्होंने ये एफआईआर में जिक्र किया है कि संजय राउत ने पत्रकार को जवाब देते हुए एक टीवी न्यूज चैनल पर बाकायदा 4 बार उस गाली का जिक्र किया जो इतना अभद्र भाषा है कि कोई सभ्य व्यक्ति उस शब्द को बोल नहीं सकता। मैं उस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। अमर्यादित भाषा है, असंवैधानिक भाषा है, और उस शब्द का इस्तेमाल संजय राउत ने किया बीजेपी की महिला विंग के लिए, यानी महिला कार्यकर्ताओं के लिए, और इसको लेकर आपत्ति दर्ज महिलाओं की तरफ से कराई गई। तो मंडावली थाने में ये मानहानि का दावा करते हुए मानहानि की धाराओं में ये दीप्ति रावत ने केस दर्ज कराया। अब इस केस दर्ज कराने को लेकर संजय राउत घबरा गए और उन्होंने तुरंत जो है आनंद फानन में जो राकेश अस्थाना है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनके पास अपने दल को भेजा, एफआईआर वापस हो। जबकि एफआईआर वापस इस तरह से होती नहीं है। जो एप्लीकेशन देने वाला है, जब तक वो राजी ना हो जाए, और महिलाओं का तो कहना यह है, भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता है उनका कहना तो यह है कि अभी हमने एफआईआर दिल्ली पुलिस को दी है, लेकिन यदि पुलिस ने इसमें तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम इसमें महिला आयोग भी जा सकते हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि वो महिला आयोग भी जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि राकेश अस्थाना वो अफसर हैं जो सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, सख्ती के लिए जाने जाते हैं, और दिल्ली में जिस तरह के पुलिस के अंदर इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं उसके कारण ये माना जा रहा है कि वो मोदी जी के निकट तो हैं ही, लेकिन वो सख्त एक्शन लेने के लिए भी जाने जाते हैं। और इसी से शायद ये जो संजय राउत हैं ये घबरा गए और इन्होंने अपने शिवसैनिक के जो एमपी है उनको शायद दबाव बनाने की रणनीति के तहत भेजा। जबकि उल्टा है कि वो कह रहे हैं कि ये एफआईआर ऐसी तो अमर्यादित भाषा है नहीं, मैं तो बेवकूफ कहना चाह रहा था। अब संजय राउत गाली देते हैं, जिसको हम गाली कहते हैं उसको वो कहते हैं साहब मेरा मतलब ये नहीं था। कंगना रनौत के मामले में हमने देखा कि इन्होंने जो गाली दी, बाद में उस गाली को ये डिफेम करते रहे और ये कहते रहे कि मैं तो जो है नोटी कह रहा था। मतलब ये इतने भोले हैं क्या कि ये गालियों को इस्तेमाल करें महिलाओं के लिए और बाद में किसी को बेवकूफ कहें, किसी को ये नोटी कहें। और अगर ये बेवकूफ भी कह रहे हैं तो किसी महिला कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उसको आप कैसे कह सकते हो उस कार्यकर्ताओं को किसी को बेवकूफ है? किसको कहते हैं बेवकूफ? अब जरा इसे ही बता दें। लेकिन ये शिवसेना का असल में कांग्रेसीकरण हो चुका है। पहले ऐसे नहीं थे, ये शिवसेना में ऐसे लोग नहीं होते। शिवसेना में बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना का गठन किया वो तो महिलाओं के मान सम्मान के लिए किया गया था, लेकिन आज की शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के अनुसार उसका तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक तो इसका कांग्रेसीकरण होने नहीं दूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो ये अगर सिद्धांतों पे नहीं चली तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। उन्होंने खत्म करने की बात कही थी, लेकिन शिवसेना खत्म कैसे होगी? क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, और अब तो महाराष्ट्र में 3 दलों की मिलकर सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस ने एक टांग लगाई हुई है। 3 टांग की सरकार, जिसमें एक टांग कांग्रेस की है। और ये जो सरकार है ये चलाना इनकी मजबूरी बन रही है, क्योंकि इनको जो एजेंडे चलाने हैं कांग्रेस को, उसमें कांग्रेस का तो एक सूत्री कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है कि भाजपा की सरकार ना बन जाए, उसके लिए खुद को खत्म बेशक करना पड़ जाए। महाराष्ट्र में यही हो रहा है। एनसीपी अपना काम कर रही है, अपना एजेंडा चला रही है। नवाब मलिक को लेकर के जिस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिस तरह से वो हमेशा ड्रग माफियाओं के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं कि नहीं वो अलग बात है, वो खड़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो एनसीबी के अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं, रेड पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह शिवसेना अपना काम कर रही है। 100 करोड़ उगाही में पूर्व गृह मंत्री फंसे हुए हैं, मंत्रालय चल रहा है, मुख्यमंत्री मौन है उस पर कि भैया आपकी सरकार में गृह मंत्री आपने एनसीपी के कोटे से बनाया, उसके ऊपर 100 करोड़ की उगाही का मामला है, जेल में बंद है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, और अनिल देशमुख तो देशमुख, उनकी पत्नी भी
फ्रॉड के केस में कहीं ना कहीं लिप्त मानी जा रही है, अभी जांच चल रही है। तो एक आदमी जेल में है, दूसरा अनिल परब हैं, उनके ऊपर भी करोड़ों का घोटाला है, उनके भी आरोप चल रहे हैं, ईडी जांच कर रही है। इसी तरह अनिल जो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यानी सारी कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मौन होकर सारा कुछ देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी का कोई बयान नहीं है। इसका मतलब यह है कि मौन समर्थन है, हमारी सत्ता बनी रहे, मेरी कुर्सी बनी रहे, मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, चाहे जो चलता रहे। तो शिवसेना की बची कुची साख जो थी उसको वो पलीता लगा रहे हैं, खत्म होती जा रही है। उद्धव ठाकरे जी ये सोचें कि मेरे पिता ने क्या सिद्धांत रखे थे, किन सिद्धांतों के तहत शिवसेना का गठन हुआ था। एक तो सबसे बड़ी गलती ये कि सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने जो बाला साहब ठाकरे जी के जो सबसे विचारधारा विपरीत थे वो थी कांग्रेस, उसी से समझौता कर लिया। एनसीपी से किया तो किया, हालांकि उससे भी नहीं करना था, लेकिन चलो एनसीपी से करते तो करते, लेकिन कांग्रेस से समझौता करके जो सत्ता प्राप्त की सबसे बड़ी गलती है। और आज एनसीपी को देख लो, एनसीपी में नवाब मलिक जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, अभी तो उनका नाम बम ब्लास्ट में भी बताया गया, आरोप लगे, उनके ऊपर आरोप है। बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह खुलासा किया था कि एक बम ब्लास्ट का आरोपी जो जेल में बंद है, शाह वली खान, उससे इन्होंने जमीन खरीदी है, उससे जमीन खरीदी। कैसे साइन हुए, कैसे जेल के अंदर जो आजीवन कारावास में बंद है, पोटा में बंद है, उससे कैसे डील की। अब अगर इसकी जांच होगी केस की, तो निश्चित रूप से नवाब मलिक को इसमें अगर आतंकवादी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति से कहीं कांटेक्ट पाया जा रहा है और कहीं गलती से नवाब मलिक के द्वारा जो पैसे दिए गए वो हवाला के जरिए किसी और संगठन को दे दिए होंगे और कहीं आतंकवादी लिंक निकला, तो क्या करेंगे उद्धव ठाकरे जी? नवाब मलिक जी को तो जेल हो जाएगी। एनसीपी क्या जवाब देगी इस बारे में? और अभी तो देख रहे हैं नवाब मलिक तो वैसे ही फंसा पड़े हैं। जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाए समीर वानखेड़े पे, जो कि एनसीबी के एक ईमानदार अफसर कहे जाते हैं, उनके परिवार पर सवाल उठाए, जाति पर सवाल उठाए। अनुसूचित जाति के लोग महाराष्ट्र में नाराज हो चुके हैं आज की डेट में, एनसीपी से भी और शिवसेना से भी, कि भाई आपके राज में यदि एक अनुसूचित जाति के अफसर को अफसर बनने के कारण उससे इतनी चिढ़ है कि आप उसकी जाति उछाल दो। दुनिया में कोई नहीं जानता था समीर वानखेड़े एक अफसर हैं, बस इतना जानते थे, लेकिन आपने उसकी जाति खोद के निकाल दी, कौन सी जाति का है, फिर उसकी मां कौन थी ये निकाल दिया। क्यों? चिढ़ हो रही है कि उसकी मां मुस्लिम थी, उसने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? उसकी पत्नी मुस्लिम थी तो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? नवाब मलिक जी, आपकी पीड़ा क्या है? एक अफसर के खिलाफ आप जो आरोप लगा रहे हैं और हर आरोप झूठा निकल रहा है। आपने मोहित कांबोज के खिलाफ आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, आपने कहा यह किडनैपर है, ये जो है इसी के देखरेख में षड्यंत्र रचा गया सारा, आर्यन खान ड्रग मामले में यही मेन आदमी है, और आपने आरोप लगा दिया कि बैंक से 1100 करोड़ रुपए का एनओसी लेने में घपला किया है। तो उन्होंने केस कर दिया आपके ऊपर, एक नहीं 4-4 केस हो रहे हैं, और उसमें अब तो कोर्ट ने कह दिया है प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोप मोहित कांबोज के जो हैं वो सही लगते हैं, तो 500 जो आईपीसी धारा 500 है मानहानि का केस, अब आपको देने पड़ेंगे करोड़ों रुपए। मोहित कांबोज ने जो केस किया है, लेकिन केस हो रहा है समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से, ज्ञान देव वानखेड़े की तरफ से। यानी पूरी सरकार महाराष्ट्र की घिरती हुई नजर आ रही है। उसके बावजूद संजय राउत जी का यह बयानबाजी करना, उनको सोचना चाहिए कि वो एक सांसद है, किस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ लगातार इस तरह का हमला करना, कि कंगना रणौत हो तो उनका अपमान करना। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को सबको एक सुर में ले दिया, सबको गाली दी। इसी तरह महाराष्ट्र में जो महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने इस तरह का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की होगी। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, कोई वहां इनके खिलाफ एफआईआर कैसे करा सकता है? और कराने की कोशिश की। पिछले दिनों मैंने देखा कि एक डॉक्टर है महिला, उनके खिलाफ ये एफआईआर कराने की संजय राउत के खिलाफ कोशिश की उन्होंने,
जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर फिल्म बनाई थी और उसकी स्टोरी वगैरह लिखी थी, उसमें कुछ हेल्प हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शिवसेना महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बनी थी, आज वो महिलाओं का अपमान करने में लगी हुई है, उनको गाली गलौज की भाषा या उनको परेशान करने में लगी हुई है। और जिसके खिलाफ अब संजय राउत जी जो प्रवक्ता है, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, अब यह माना जा रहा है, वो कहते हैं ना पाप का घड़ा कभी तो भरेगा, तो कभी भरेगा। वो महिला जिनका अपमान हुआ है, संजय राउत ने अपमान किया है, वो तो भगवान से प्रार्थना यही करती होंगी ना कि कभी किसी दिन ये जेल जाए। तो आज वो समय आता दिख रहा है और इसीलिए शिव सैनिक घबराए हुए हैं और दिल्ली में कमिश्नर साहब से, दिल्ली के कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया एफआईआर वापस ले लो। लेकिन आपको बता दूं, मुझे जहां तक पता है, राकेश अस्थाना जी को जितना मैं जानता हूं कि वो एफआईआर वापस लेने वालों में से नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई होगी तो दो ही काम होंगे, या तो संजय राउत जी को माफी मांगनी पड़ेगी सभी महिलाओं से जिनका अपमान किया है, जिस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, भाजपा महिला मोर्चा माफी मांगेंगे, या फिर जेल जाना पड़ेगा। तय संजय राउत को करना है। वंदे मातरम।